तो चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। क्लास 12th का बेटा एक बहुत इजी चैप्टर्स में से है, और इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अगर आपने थोड़ा भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ा तो क्वेश्चन बन जाएंगे। चाहे बोर्ड में देखो तो भी बेटा बहुत इजी क्वेश्चन आएगा इससे। नीट या जेईई मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, और बहुत सिंपल चैप्टर है। तो बड़े ध्यान से देखो बेटा। बस इसमें क्या है, आपको रेगुलर रहना है, मतलब अगर बीच में एक दिन का भी ब्रेक करते एब्सेंट होते हो आप, तो फिर ये चैप्टर आपको दिक्कत दे सकता है। तो चलिए देखते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो काइनेटिक्स अपन जानते हैं बेटा, काइनेटिक्स फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अपन। काइनेटिक मतलब होता है मोशन। मतलब बेटा यहां हमें केमिकल काइनेटिक, एक केमिकल रिएक्शन की मोशन की बात करनी है, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करनी, कि केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है। कोई केमिकल रिएक्शन होती वो बहुत जल्दी हो जाती, कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन देखोगे तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे होती, और कुछ रिएक्शन है बेटा ना तो बहुत जल्दी होती ना ही बहुत धीरे होती। तो केमिकल काइनेटिक जो है ये चैप्टर, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। यानी कि बेसिकली यहां हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। काय की बात करेंगे बेटा? रेट का मतलब यहां है स्पीड से। काय से बेटा? स्पीड से। तो केमिकल काइनेटिक्स में यहां पर हम बात करेंगे, अगर केमिकल काइनेटिक्स बोले तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deal with the speed of chemical reaction। ठीक है, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल रिएक्शन की स्पीड की जहां बात करेंगे बेटा अपन, उसी को अपन क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हमें बात करनी है रिएक्शन की स्पीड की। तो यहां पर बेटा चलिए देखते हैं, रिएक्शन की स्पीड के बेस पर हम 3 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ते हैं। कुछ रिएक्शन होती है बेटा, उनको हम कहते हैं रैपिड रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? रैपिड रिएक्शंस, या बच्चों इनको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इनको हम? फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस जो होती हैं आप लोग बचपन से जानते हो बेटा, ये बहुत कम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब इनको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम पीरियड लगेगा, और बहुत तेजी से ये हो जाएंगी, पलक झपकते ये हो जाएंगी, है ना। जैसे बेटा आप देखते हो कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल में हम बेटा माचिस की तीली लगा देते हैं तो आग लग जाती है फटाक से, है ना। तो ये क्या होगी आपकी? एक रैपिड रिएक्शन। तो रैपिड का मतलब क्या होगा बेटा यहां पर? जो बहुत फटाफट होती है। जैसे आप जानते हो बेटा कि जब सोडियम में हम पानी डाल देते हैं, यानी कि सोडियम की वाटर से रिएक्शन होती तो आग लग जाती बेटा। ये भी एक रैपिड रिएक्शन होती है, जिसमें आपके पास सोडियम ऑक्साइड और साथ में बनती क्या? हाइड्रोजन गैस। तो ये होती रैपिड रिएक्शन, मतलब जो बेटा बहुत तेजी से होगी, बहुत कम टाइम इंटरवल में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होगी बेटा, है ना। फिर सेकेंड देखें हम, अगली होती है आपकी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों? हम ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम में होती है बेटा, कई दिन या कई महीने या कई साल लग जाते हैं जिसको होने में, तो उसको बोलेंगे स्लो रिएक्शन। एक स्लो रिएक्शन में क्या होता है, एग्जाम्पल अगर इसका देखें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है बेटा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने
आयरन को रख दिया और उसमें बेटा कल तक रस्ट हो जाए, नहीं नहीं बेटा, लगभग कुछ दिन या कुछ महीने लग जाते हैं एक आयरन पीस में रस्ट होने में। तो ये होती क्या आपकी एक स्लो रिएक्शन। फिर एक और होगी बेटा आपकी तीसरी टाइप की रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन मतलब जिसमें ना तो बहुत कम टाइम लगता है बेटा और ना ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि मॉडरेट टाइम इंटरवल में जो होती है। जैसे आप देखेंगे कि जो इन्वर्जन ऑफ शुगर है, इन्वर्जन ऑफ शुगर जो होता है, सुक्रोज जो होता है C12H22O11 है ना, जो सुक्रोज है अपना, जब इसको आप वाटर में बेटा डिसॉल्व करते हो तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। तो ये ना तो बहुत जल्दी होता है और ना ही बहुत धीरे होता है। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जो कि हम आगे चल करके बायोमोलिक्यूल में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस तरह से अगर अपन टाइम इंटरवल के बेस पर देखें तो हमारे पास तीन रिएक्शंस होंगी। एक होती रैपिड रिएक्शन जो बेटा बहुत तेजी से होती, बहुत कम टाइम इंटरवल में होती, कुछ सेकेंड्स में हो जाती। जबकि दूसरी होती स्लो रिएक्शन जो कुछ दिन या कुछ महीनों में होती बेटा, वो होगी क्या स्लो रिएक्शन। जैसे फॉसिल फॉर्मेशन जो होता है वो एक स्लो रिएक्शन है बेटा, कई साल लग जाते हैं, सदियां लग जाती। और अगला है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा स्लो होगी बच्चों, ना ही बहुत ज्यादा फास्ट। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी एक फास्ट रिएक्शन है बेटा, फटाफट एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, है ना। तो मतलब अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती हैं। ये हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए फिर आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और इस चैप्टर को एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं विथ अवर टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है बेटा अपना टॉपिक? रेट ऑफ रिएक्शन, कि आखिर रिएक्शन की रेट यानी कि रिएक्शन की स्पीड क्या होती है बेटा, किसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों कुछ बेसिक बातें हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? प्रोडक्ट। when two or more compounds combine with each other and form some new compounds, then this is called a chemical reaction. The compounds which participate in a chemical reaction are called reactants, and the compounds formed by a chemical reaction are called products. When a chemical reaction takes place, then the amount of reactants continuously decreases. बेटा जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में क्या आपने रिएक्टेंट डाला, तो शुरू में तो रिएक्टेंट बहुत सारा होता है, लेकिन लगातार रिएक्टेंट धीरे 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 कम होता है, जबकि प्रोडक्ट धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो ध्यान रखें इस बात को। पहली बात तो हम यही लिखेंगे कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन the amount of reactants continuously, the amount of reactants continuously decreases, and the amount of products continuously increases। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बेटा लगातार क्या होती है? रिएक्टेंट लगातार कम होते हैं, जबकि प्रोडक्ट लगातार
बढ़ते हैं। अब इस चीज को अगर हम ग्राफ से दिखाना चाहें, इस चैप्टर में बेटा मैं ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि आपके जो JEE मेंस में और नीट में बेटा जो सवाल आते हैं उनमें ग्राफ का भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए ग्राफ का यहां पर हम यूज करेंगे। तो यहां पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं, यहां कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर रिएक्टेंट। किसके लिए बेटा, रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा बेटा। मतलब रिएक्टेंट शुरू में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट लगातार कम होते जाएगा। अगर यही ग्राफ बनाना चाहे बेटा अपन किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, तो प्रोडक्ट्स के लिए जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ होगा वो थोड़ा अलग होगा बेटा। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्रोडक्ट का कैसा होगा, पहले तो प्रोडक्ट रहता है 0 और टाइम के साथ लगातार प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। तो दिस इज कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर प्रोडक्ट्स। तो बेटा एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट लगातार कम होते जाती है, जबकि प्रोडक्ट्स की अमाउंट लगातार बढ़ते जाती है। तो रिएक्टेंट कम हो रहा है बेटा, अमाउंट कम हो रही है। अमाउंट कम हो रही मतलब मैं कह सकता हूं उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही। वैसे तो बेटा अमाउंट बोलना भी सही है, लेकिन हम यहां पर साइंटिफिक टर्म्स यूज करेंगे और मैं यहां पर कंसंट्रेशन से डील करूंगा। तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होने का मतलब क्या होगा हमारे लिए, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जैसे ही एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो एकदम इनिशियल पॉइंट में तो बेटा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती वो होती कैसी, मैक्सिमम। लेकिन लगातार टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इनिशियल पॉइंट में कितनी होती है बेटा, 0। प्रोडक्ट्स शुरू में थोड़ी रख के बैठेंगे अपन, लेकिन लगातार टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ रही। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं बेटा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है बेटा। तो कितनी स्पीड से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसी को हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए नाम है रेट ऑफ रिएक्शन, आप इसको स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब तो बेटा सबका एक ही होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स में बेटा आपको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना बेटा। स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे लिए एक ही टर्म है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, द rate of reaction is the change in concentration of reactants or products. The change in concentration of reactants or products with respect to time. टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे बेटा चेंज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। बढ़ रही है तो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, कम हो रही है तो कितनी स्पीड से कम हो रही है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए डिफाइन करते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को, जिसका नाम क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द चेंज इन concentration, the change in concentration of reactants or products, the change in concentration of reactants or products with respect to time, या इन यूनिट टाइम भी बोल सकते हो बेटा आप, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलो या इन यूनिट टाइम बोलो, एक ही बात हुई है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहां रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ कैसे
रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products, change in concentration of reactants or products upon time। ठीक है बेटा, टाइम बोलो, टाइम इंटरवल बोलो, टाइम पीरियड बोलो, सब एक ही बेटा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा जो अपने को ध्यान रखना है, बहुत काम पड़ने वाला है। अब इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बेटा, यूनिट, तो यूनिट कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो हमें यूनिट निकालना है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, मतलब यहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट, मतलब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यहां क्या चाहिए बेटा मुझे, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो गांव का बच्चा जानता है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी और वी कैन से मोल पर लीटर अपॉन टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकेंड, क्या होती है बेटा, सेकेंड। तो यूनिट विल बिकम मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या बन जाएगी बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मोल पर लीटर पर सेकेंड के बाद अगर अपन देखें इसमें फॉर गैसियस रिएक्शन, देखना बेटा एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, अगर गैसियस रिएक्शन हुई तो क्या है, गैसियस रिएक्शन के केस में हम कंसंट्रेशन से डील नहीं करते हैं। अगर कोई गैसियस रिएक्शन हुई बेटा तो हम कंसंट्रेशन से डील नहीं करते, फिर हम डील करते हैं प्रेशर से। किससे डील करेंगे बेटा, प्रेशर से। तो यहां पर फिर यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की जो नई यूनिट निकल के आएगी बेटा, यहां देखिए कंसंट्रेशन थी तो मोल पर लीटर, अगर प्रेशर रहेगा तो आ जाएगा बेटा एटीएम, है ना। वैसे तो प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती, लेकिन बेटा केमिस्ट्री में हम पास्कल कभी यूज किए ही नहीं है, हम तो एटीएम ही यूज करते हैं अपॉन सेकेंड, देन द यूनिट विल बिकम एटीएम पर सेकेंड। ठीक है ना बेटा, एटीएम पर सेकेंड। तो इस तरह से ये है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट। तो इसे नोट करिए बेटा, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा अपन कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। मतलब कि एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में बेटा कितना टाइम लग रहा है, उसके बेस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो पहली होती है आपकी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि दूसरा जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दे बेटा, बातचीत बिल्कुल ना करें, ध्यान से समझे। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये अपन समझना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस का मतलब बेटा आप जानते ही हो, जैसे मैगी बनती है इंस्टेंटेनियस 2 मिनट में, तो वैसे ही बेटा कोई रिएक्शन अगर बहुत कम टाइम में हो रही है, कोई रिएक्शन अगर बहुत कम टाइम इंटरवल में हो रही, तो उसके लिए जो रेट होगी वो कौन सी होगी बेटा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। मतलब बेटा इट इज डिफाइंड फॉर वेरी
शॉर्ट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा बेटा तो हम कौन सी रेट को डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस को। और जबकि एवरेज रेट को कब डिफाइन करेंगे बेटा अपन, जब टाइम इंटरवल हमारे पास अच्छा खासा होगा, बहुत सारा टाइम होगा, तो इट इज डिफाइंड फॉर सफिशिएंट टाइम इंटरवल, मतलब बहुत पर्याप्त समय है बेटा, खाली पड़े हैं अपन, सफिशिएंट टाइम इंटरवल। तो ध्यान से समझे बेटा, जब आपके पास टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो आप इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन करते हैं, और टाइम इंटरवल बेटा सफिशिएंट है आपके पास तो आप एवरेज रेट को डिफाइन करते हैं। तो अभी हमने बोला था रेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन, चेंज को बेटा डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन बेटा यहां पर हमें लगानी होगी लिमिट, और जो हमारी लिमिट होगी बेटा वो क्या होगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब जो आपका टाइम इंटरवल है वो बहुत 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 कैसा हो रहा है बच्चों, छोटा हो रहा है। तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है तो उसके लिए हम कौन सी रेट डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। तो इसको बेटा लिखने का एक और तरीका होता है मैथ्स में, अपन जानते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन एज डीसी बाय डीटी, डीसी बाय डीटी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट को बेटा लिखने का तरीका क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट में जो टाइम इंटरवल होगा आपका बहुत छोटा होगा, टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टुवर्ड 0, सो इट कैन बी रिटन एज डीसी बाय डीटी। तो ध्यान रखें बेटा, इंस्टेंटेनियस के लिए इसको हम डिफरेंशिएशन के टर्म में लिख सकते हैं। जबकि एवरेज अगर निकाल रहे हैं, एवरेज रेट निकाल रहे हैं बेटा, तो सिंपल लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसमें बेटा कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो टाइम इंटरवल है दैट इज सफिशिएंट। तो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हो गई बेटा, ये हो गई क्या आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब थोड़ा इनके ग्राफ की भी बात करते हैं बेटा, शायद हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। तो यहां पर हम कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, दोनों के लिए, एवरेज के लिए भी और इंस्टेंटेनियस। पहले एवरेज के लिए चलते हैं अपन। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बेटा, कंसंट्रेशन का जो ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है। ये ग्राफ रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का, तो अपने को देख करके पता चलना चाहिए बेटा कंसंट्रेशन पहले बहुत ज्यादा थी, लगातार कम हो रही है, मतलब ये ग्राफ होगा रिएक्टेंट्स का। किसका होगा बेटा, यहां पर लिया हमने कंसंट्रेशन और यहां पर क्या लिया बच्चों हमने, टाइम। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ से कैसे रेट निकालेंगे, देखिए इधर ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई टाइम है बेटा मेरे पास T1, कितना टाइम है, तो इस T1 टाइम पर मैंने क्या किया, मैंने किया बेटा इस T1 टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन है उसे निकाल लिया बेटा ग्राफ के थ्रू, है ना। T1 टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन है बच्चों, इस ग्राफ के थ्रू हमने इस तरीके से, ये ग्राफ बेटा आपसे बनते हैं इस तरह के, है ना। तो T1 में मान लीजिए कंसंट्रेशन कुछ थी बच्चों C1, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कुछ थी C1। फिर मेरे पास टाइम इंटरवल तो सफिशिएंट है, तो मैं आराम से बेटा वेट किया और अगला टाइम इंटरवल उठाया मैंने T2, और T2 टाइम इंटरवल में बेटा मान लीजिए कंसंट्रेशन यहां निकल करके आ रही है C2। दिस इज योर टाइम T2 एंड दिस इज योर कंसंट्रेशन, योर कंसंट्रेशन इज बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन हो गई है वो C2। तो अगर मुझसे कोई यहां एवरेज रेट लिखने को बोले बेटा, तो मैं आसानी से लिख सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे बेटा, C1 थी, बाद में C2 हो गई, तो चेंज कैसे निकालोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। और इसी चीज को बच्चों हमने ऊपर लिख के दिया है डेल्टा C बाय डेल्टा T। सो
अगर ग्राफिकल मेथड से आप एवरेज रेट निकालना चाहो तो ये बेटा बड़ा आसान तरीका है, आसानी से आप लोग कर लेंगे फिर। लेकिन मजा आएगा आपको इसमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, तो बेटा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ तो सेम बनने वाला है, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, ये ग्राफ दोनों ही बेटा मैंने रिएक्टेंट्स के लिए बनाए हैं, चाहे तो हम ये प्रोडक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, चाहे तो हम ये प्रोडक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ देखना बच्चों, यहां पर इस एक्सिस के अलोंग हमने लिया टाइम, जबकि वाई में लिया हमने कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा एकदम से कम हुई, तो यहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप T1 लेते, फिर T2 लेते, फिर आप डेल्टा सी और डेल्टा टी निकालते। टाइम बहुत कम है बेटा, आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है। तो क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है, अगर मैंने बेटा मान लीजिए एक टाइम लिया T1 और इस पर कोई कंसंट्रेशन ली मैंने C1, फिर इंस्टेंटेनियस टाइम लिया मैंने T2 और कंसंट्रेशन ले ली मैंने क्या, C2, तो बेटा क्या बनेगा, ये हो गया T1 T2, ये हो गया C2 और ये हो गया क्या, C1, इस तरीके से। लेकिन आप भी जानते हैं बेटा कि ये कर पाना तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। हम तो क्या करते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए dc बाई dt याद कर लिए बेटा अपन ने, ऊपर लिख चुका हूं मैंने dc बाई dt। तो dc बाई dt कहां से आया होगा, अगर मुझे बेटा ग्राफ में कभी भी रिप्रेजेंट करना है, किसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को, तो मैं एक क्या बनाऊंगा बच्चों, इसका एक स्लोप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा, इसका एक स्लोप बनाऊंगा। इस स्लोप का जो टेंजेंट होगा बेटा, इस स्लोप का जो टेंजेंट होगा, क्योंकि हमने बेटा डिफरेंशिएशन पढ़े हो आपने बचपन में, और आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हो बेटा कभी भी डिफरेंशिएशन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने मैथ्स या फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, आपके फिजिक्स टीचर ने पढ़ाए होंगे कि y और x के बीच में जो ग्राफ होता है, y और x के बीच में जो ग्राफ होता है उसका स्लोप dy बाई dx होता है। स्लोप कितना होता है बेटा, dy बाई dx। तो वैसे ही बेटा यहां पर भी स्लोप क्या होगा, dc बाई dt। जैसे y था वैसे c है, जैसे x था वैसे t है, तो स्लोप कितना होगा बेटा, dc बाई dt। तो मतलब ये dc बाई dt किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है अगर पूछा जाए, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना बेटा, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसे बेटा आप कर लें फटाफट नोट, और फिर अपन करते हैं आगे कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं फिर हम, और कुछ नए नए टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पर एक नया टर्म जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। इससे भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, और अगर बनते हैं बेटा तो आपसे बन भी जाएंगे, मतलब बनते हैं न्यूमेरिकल और अपन से भी बनेंगे, है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, सबसे पहले बात कर रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की, है ना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस बेटा जो होता है, पहले अपन देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखते हैं। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है बेटा, जो भी कंपाउंड डिसअपीयर हो रहा होगा उसके लिए डिफाइन होगी। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो आपका रिएक्टेंट समय के साथ लगातार कम होगा।
यानी कि जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस है बच्चों वो किसके लिए डिफाइन की जाएगी, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसके लिए डिफाइन होगी बेटा, रिएक्टेंट के लिए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के लिए क्या डिफाइन करेंगे मेरे बच्चों, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। क्या डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, क्योंकि ये टाइम के साथ डिसअपियर हो रहा है, यानी कि बेटा कम हो रहा है। फिर रेट ऑफ डिसअपेरेंस को लिखेंगे कैसे बेटा, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट बेटा। अब रिएक्टेंट ना भी लिखूं तो ये बात तो आप जानते हो कि ये रिएक्टेंट के लिए ही डिफाइन होता है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो है दो तरीके से लिखी जा सकती। एक तो बेटा अगर एवरेज रेट के लिए लिखना है तो क्या होगा, ये होगा बेटा डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर मान लो कंसंट्रेशन को, सॉरी बेटा एवरेज है तो हम डी नहीं लिखेंगे, एवरेज के लिए बनाएंगे डेल्टा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो एवरेज रेट हो गई बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, लेकिन बच्चों इस बात को ध्यान रखें यहां पर इसके साथ हम लगाएंगे माइनस साइन। क्या लगाएंगे बेटा, माइनस साइन। ये माइनस साइन बेटा चीख चीख करके बताएगा कि रिएक्टेंट की अमाउंट टाइम के साथ क्या हो रही बेटा, हाँ। और अगर इसको हम लिखना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस के लिए, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बच्चों, तो ये हो जाएगा डीसी बाई डी टी, और साइन यहां पर भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट concentration of reactants decreases, concentration of reactants decreases with respect to time। मतलब टाइम के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है बेटा कम हो रही है, उस बात को ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया क्या, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अगला होगा बच्चों क्या, रेट ऑफ अपेरेंस। तो रेट ऑफ अपेरेंस तो अब आप समझ गए होंगे बेटा, अब अपीयर कौन होता है, प्रोडक्ट है ना। तो रेट ऑफ अपेरेंस जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। देखो सिंपल तरीके से समझो, रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसके लिए डिफाइन होती है, रिएक्टेंट के लिए, और ये बताती है कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है। जबकि रेट ऑफ अपेरेंस डिफाइन होती है बेटा प्रोडक्ट्स के लिए, और ये बताती है कि कितनी स्पीड से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। जितनी भी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अपेरेंस। तो पहली बात तो यही है बेटा, इट इज डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट्स ओनली, प्रोडक्ट्स के लिए होगी बेटा। दूसरी बात, प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके लिए अगर मैं रेट ऑफ अपेरेंस लिखना चाहूं तो दो तरीके से लिखूंगा बेटा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी अगर लिख रहा हूं मतलब ये एवरेज रेट हो गई, और यहां पर नेगेटिव साइन अब नहीं लगाएंगे बेटा, अपन नेगेटिव साइन अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन तो ये बता रहा था कि रिएक्टेंट कम हो रहा है, जबकि प्रोडक्ट तो बेटा बढ़ता है, तो इसलिए इसमें हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहूं मैं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, डीसी बाय dt विथ अ पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ अपेरेंस क्या होता है बेटा हमने देखा। अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहूं एवरेज रेट तो बेटा ये लिख सकता हूं मैं प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अगर प्लस है तो समझ जाऊंगा ये प्रोडक्ट्स के लिए है यानी कि अपेरेंस है, और बेटा माइनस है मतलब रिएक्टेंट्स के लिए है, और ये क्या है डिसअपेरेंस। और अगर इंस्टेंटेनियस लिखना चाहूं बेटा तो प्लस माइनस डीसी बाई डी टी, अगेन पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स and negative sign represents the disappearance of reactants. So please note down this
and then we will continue. तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे. क्या लिखेंगे बेटा? देखिए इस चैप्टर में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे रेट इक्वेशन जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और आगे चल करके हम पढ़ेंगे रेट लॉ. तो रेट इक्वेशन और रेट लॉ आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट सेम. रेट इक्वेशन अलग है बेटा और रेट लॉ अलग है, इस बात को ध्यान रखें. फिलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेट इक्वेशन. तो रेट इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन, तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखना सीखेंगे बेटा, और साथ ही साथ हम रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और साथ में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो चलिए देखते हैं बेटा रेट इक्वेशन की बात करें. अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी. ये बेटा एक छोटा सा केमिकल इक्वेशन है मेरे पास. ये साफ बता रहा है कि a और b आपके रिएक्टेंट्स हैं और c और d आपके प्रोडक्ट्स हैं. तो अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं R से डिनोट करता हूं. तो कैसे लिखेंगे बड़े ध्यान से समझे बच्चों, एक ही बार में अपन सीखेंगे. ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? चेंज को बेटा डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को बेटा हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम. लेकिन बेटा ए आपका रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्योंकि टाइम के साथ कम होता है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां माइनस साइन लगाएंगे. क्या लगाएंगे बेटा? ये माइनस साइन हमें बताएगा कि ए जो है टाइम के साथ कम हो रहा है. अब देखिए जो रेट ए के रिस्पेक्ट में होगी बेटा, वही रेट बी के रिस्पेक्ट में होगी, वही रेट सी के रिस्पेक्ट में होगी, और वही रेट डी के रिस्पेक्ट में. मतलब एक केमिकल रिएक्शन की अगर रेट निकालना है तो जितने भी कंपाउंड है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं बेटा, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, किसी एक से भी निकालोगे तो बेटा वही आएगी जो बाकी में आएगी. मतलब बेटा सबके रिस्पेक्ट में, किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, आंसर तो आपका सेम आने वाला है. बस यहां बेटा माइनस प्लस का अंतर आएगा. तो माइनस तो हमें यह बताएगा कि रिएक्टेंट था और प्लस बताएगा कि प्रोडक्ट था. फिर बी के लिए लिखते हैं बेटा. सबसे पहले मैंने माइनस तो लगा ही दिया. माइनस क्यों लगा दिया बच्चों? क्योंकि बी है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट होता है टाइम के साथ कम, इस बात के लिए माइनस. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक और तरीका है बेटा. अब सी के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, और साथ में बेटा माइनस लगा देंगे. माइनस लगाएंगे क्या बेटा? हाँ वेरी गुड. यहां पर बेटा माइनस नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है, इसलिए उसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होगी. इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम. तो इस तरीके से बच्चों हम रेट इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए. लेकिन यहां पर तो बेटा आसान था काम, क्योंकि कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था. अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो क्या करेंगे? चलिए देखते हैं बेटा. जैसे अगर रिएक्शन मैंने लिया N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D. तो बेटा इसके लिए अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T. लेकिन बेटा जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये आ जाएगा डिवाइड में. अब सर ऐसा कैसे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, लॉजिक क्या है? तो देख बेटा लॉजिक ये है कि अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल के लिए, देखिए आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो बेटा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? मोल को. तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए अगर मैं ऐसा लिख देता N1 से डिवाइड नहीं करता, N1 से डिवाइड नहीं करता बेटा, मतलब वो कितने मोल के लिए हो जाती?
वो हो जाती कितने के लिए बेटा? 1 मोल के लिए। कितने के लिए हो जाती? 1 मोल के लिए। ठीक है ना? समझना, ध्यान से समझना बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसे हमेशा डिफाइन करते हैं हम फॉर 1 मोल। देखिए n1 मोल के लिए कितनी आती? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा 1 मोल के लिए कितनी आती है अपनी? डिवाइड कर देते हैं हम n1 से। तो बेटा वैसे तो हम सीधे याद रख सकते हैं कि n1 से मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। क्यों करना है डिवाइड? क्योंकि हम इसे हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। फिर ऐसे ही बच्चों अगर बी के लिए लिखना चाहूं तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन n2 इंटू डेल्टा टी। ये बता रहा है कि ये बी जो है बेटा टाइम के साथ कम हो रहा है। फिर माइनस लगाएं क्या बेटा? सी के लिए लिख रहे हैं और सी आपका प्रोडक्ट है बेटा, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। और ये हो जाएगा आपका n3 जो है वो डिवाइड। मतलब बेटा सीधी बात है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में। फिर आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन n4 डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो बेटा तो उनको डिवाइड में ले आएंगे और रेट इक्वेशन बना लेंगे। तो आप इसे करिए नोट, देन वी विल कंटिन्यू। तो चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं हम और इस बात को एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे आपके पास एक केस है a प्लस बी a प्लस 2b करते हैं बेटा। a प्लस 2b गिव्स 3c। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। ऐसे ही बेटा अपन ने एग्जांपल ले लिया, a प्लस 2b गिव्स 3c। अब इनके क्या है? इनिशियल मोल्स है बेटा, इनिशियल मोल्स है जो हमको दिए। इसके मान लीजिए इनिशियल मोल्स a है, इसके मान लीजिए बेटा इनिशियल मोल्स कुछ b है, और इसके इनिशियल मोल्स बेटा c नहीं मानूंगा मैं, 0 मानूंगा। क्योंकि बेटा इनिशियल कंडीशन में जनरली हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने उसको 0 ले लिया। फिर आफ्टर t टाइम, आफ्टर t सेकेंड, तो t सेकेंड के बाद हमने देखा बेटा रिएक्शन को, तो a में से कुछ कम हो गया बेटा। कितना कम हो गया? x कम हो गया। a में से कितना कम हो गया बेटा? x कम हो गया। तो अब स्टोइकियोमेट्री अपन से बेटा आती है, मोल कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है। तो आप मुझे बताइए b में से कितना कम होगा? b में से बेटा 2x कम होगा। a में से x कम हुआ तो b में से कितना कम होगा? 2x। और c कितना बनेगा बच्चों? ये भी हम स्टोइकियोमेट्री से बना सकते हैं। c के मोल होंगे बेटा 3x। देखिए a था, 1 से अगर x गया तो उसी टाइम में b से कितना जाएगा बेटा? 2x। क्यों? क्योंकि ये बात साफ दिख रही है, इसका जहां 1 मोल लगता है वहां इसका 2 मोल लगता है। जहां इसका 2 मोल लगेगा वहां इसका 4 मोल लगेगा, 3 लगेगा तो 6 लगेगा, 4 लगेगा तो 8 लगेगा, x लगेगा तो 2x लगेगा। और 1 मोल से कितना बनता है बेटा? ये 3 मोल बनता है। 1 से कितना बन रहा है? 3। तो x से कितना बनेगा बेटा? 3x। तो इस तरीके से अपन ने इसकी स्टोइकियोमेट्री बेटा प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए हैं। चलिए अब देखते हैं, इसके लिए हम अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां बात करूंगा मैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए कैसे लिखेंगे बेटा अपन? तो देखिए कितना डिसअपियर हुआ, कितना डिसअपियर। अब डेल्टा में भी लिख सकते हो बेटा, डी में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मान लो इंस्टेंटेनियस है तो हम यहां डेल्टा ना बना करके डी बनाएंगे, डी एक्स बाय डी टी। लेकिन बेटा साथ में हम क्या लगाएंगे? माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या बताएगा? माइनस साइन बताएगा कि रिएक्टेंट है जो कि टाइम के साथ कम हो रहा है। देखो बेटा यहां पर x क्यों लिखे हमने? क्योंकि a का कितना हिस्सा कम हुआ बेटा? x। तो a के जो मोल पार्टिसिपेट करे, पहले देखो इनिशियल कंसंट्रेशन a थी और फिर कितनी हो गई? a माइनस एक्स। तो चेंज कितना आया बेटा? x का चेंज आया। फिर अगर मैं यहां लिखना चाहूं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ b,
तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी जो है ए के कंपेयर में, अगर आप समझ रहे हो बेटा, डबल है। जब ए का 1 मोल डिसअपियर होता है तो बी के 2 मोल डिसअपियर होते हैं। तो ए का x मोल डिसअपियर हो रहा है तो बी के 2x मोल डिसअपियर होंगे, मतलब बेटा ये डबल होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ माइनस dx अपॉन dt। और अगर यही मुझे पूछा जाए रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी, तो बेटा देखिए जब ए का 1 मोल डिसअपियर हो रहा है तो बी का 3 मोल अपियर हो रहा है। ए का x मोल डिसअपियर होगा तो बी का 3x मोल अपियर होगा। तो मतलब बेटा आई कैन से दैट इट इज 3 इंटू dx बाय dt। तो इस तरीके से बेटा डिसअपेरेंस और अपेरेंस को अपन लिख सकते हैं। एक बात को समझें, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम इजीली ये समझ सकते हैं कि जब ए का 1 मोल जाता है तो बी का 2 मोल जाता है और सी का 3 मोल बनता है। तो बेटा ए का जब 1 मोल है तो x मोल के लिए उस हिसाब से हमने निकाल लिया, x के लिए डबल हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। तो मतलब यहां अगर मुझसे कोई पूछे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए और बी में रिलेशन, तो मैं बोल दूंगा बेटा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी इज डबल्ड टू द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी इज ट्रिपल टू द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो इस तरीके से बेटा बढ़िया आराम से अपन अपेरेंस और डिसअपेरेंस को समझ सकते हैं। अब यहां पर हम तो इंटरेस्टेड है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में। क्या लिखने में बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन पहले रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे बेटा सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? पहला ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों? माइनस लगाऊंगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब माइनस dx बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। फिर बेटा इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो देखिए बी की डिसअपेरेंस की रेट क्या है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ माइनस dx बाय dt। लेकिन बेटा मुझे इसको करना पड़ेगा हाफ। क्या करना पड़ेगा बेटा? कैसे सर, क्यों कर रहे हैं? तो देख बेटा, जब मैं बोलता हूं रेट ऑफ अपेरेंस या डिसअपेरेंस तो मैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करता हूं, लेकिन जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूं तो मैं पूरी रिएक्शन की बात करता हूं। और रिएक्शन की रेट जितनी ए के लिए आएगी उतनी ही बी के लिए आएगी, उतनी ही सी के लिए आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में जितनी है उतनी ही आनी चाहिए, तो उतनी ही आनी चाहिए बेटा। ये डबल था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो ले देकर के आंसर क्या जाएगा बेटा? माइनस dx अपॉन dt। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये बात सिखाना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो चाहे ए के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे बी के, चाहे सी के, आंसर सेम आएगा। लेकिन रेट ऑफ अपेरेंस, डिसअपेरेंस वगैरह निकालोगे आप तो वो डिफरेंट आएगा बेटा, वो डिपेंड करेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर। फिर विथ रिस्पेक्ट टू सी निकालते हैं बेटा, तो क्या होगा? पहले तो माइनस साइन गायब, 3 dx बाई dt है। ये क्या है बेटा? रेट ऑफ अपेरेंस। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल रहा हूं तो मुझे इसको 1/3 करना होगा ताकि आंसर आ जाएगा मेरा dx बाय dt। तो कुल मिलाकर के बेटा जब हम रेट ऑफ अपेरेंस डिसअपेरेंस निकालते हैं तो वहां क्या करते हैं? तो वहां क्या करते हैं बेटा? हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं और सबके लिए ये वैल्यू बेटा अलग आ सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम आएगा। अब शायद मेरी बात बेटा आपको समझ में आई होगी क्यों मैंने बोला कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जब हम रेट इक्वेशन लिख रहे थे अभी तो मैंने बोला था ना कि आप क्या करोगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। देखो बेटा मैंने डिवाइड ही तो किया हूं। किससे डिवाइड किया यहां पर मैंने? जो कि इसका क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां किससे डिवाइड किया मैंने? तो यहां पर इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही डिवाइड कर रहा हूं। वो वहां मैंने डायरेक्ट बताया था, यहां सारे लॉजिक के साथ हमने काम किया है। तो कभी भी अब सीधी बात बेटा, नो बकवास,
सीधी बात, इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें तो हम सीधे ये बोल सकते हैं कि जो माइनस da/dt है, कुछ भी बेटा a b c d कुछ भी लिख लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, और माइनस d a बाई n1 dt ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम ये बताना चाहते हैं तो सिंपली बोल सकते हैं बेटा कि अगर हमने डिवाइड में ये ले आए, ठीक है ना, तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि अगर डिवाइड में नहीं लाए तो बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कहानी का सार ये है, आप नोट करिए। फिर अपन बेटा क्या करते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बेटा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने बना करके रखा हूं, इसको अपन डिस्कस करते हैं कैसे आखिर ये किया जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है, ये एक रिएक्शन दी है आपको, H2O2 gives H2O plus half O2 if concentration of H2O2 changes from 0.5 molar to 0.05 molar in 15 seconds, then you have to calculate what, rate of reaction and rate of appearance of O2। तो बेटा बहुत छोटा सा सवाल है, चाहे तो आप लोग खुद से भी ट्राई करें। यहां पर बेटा पहले मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए हम यहां निकाल सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो बेटा सिंपल बात है, जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है उसी के लिए हम रेट निकाल पाएंगे। तो गिवन है H2O2 की, तो इसी के लिए रेट इक्वेशन बनाए हम, तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं अपन। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे आएगी बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा टी। टाइम कितना दिया है बेटा, 15 सेकेंड्स। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो अब इसको करते हैं बेटा अपन सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0.45 अपॉन 15, 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा बेटा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इजी था, है ना। अब दूसरा आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहां केमिकल रिएक्शन जो है उससे अपन रेट इक्वेशन बनाते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा मैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है जो कि बेटा अपॉन में आ जाएगा। अब ये हाफ है तो ऊपर कितना कर दूं बेटा, ऊपर ले जाऊंगा तो 2 हो जाएगा। तो यहां हाफ लिखो, चाहे बेटा ऊपर 2 ले जा लो, बात तो एक ही होगी। अब इसका यूज करूंगा मैं आगे, और इससे बेटा अपन सेकेंड पार्ट को कर लेंगे। तो देखिए रेट की जगह तो मैंने कितना रखा, 0.03। रेट की जगह रखा बेटा 0.03, और चाहिए ये, तो इसको ले रहा हूं मैं किसको बेटा, 2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। अब बेटा 2 को यहां ले आएंगे तो 0.03 बाई 2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय चेंज इन टाइम, इट विल बिकम 0.015। यही है बेटा क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो बेटा हम बोल देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0.015 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान सा काम बेटा, कुछ ऐसा नया काम नहीं था। तो फटाफट इसको आप कर लीजिए, क्या नोट कर लीजिए, और फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, एक और सवाल आपके पास ये है, देखते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2 and if the rate of appearance for O2 is 0.5 molar per second, calculate the rate of
डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। तो देखो बेटा कैसे करेंगे अपन, पहले तो इसके लिए हम रेट इक्वेशन बनाए। रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 2 डेल्टा टी। रेट इक्वेशन बेटा अपन सीख चुके हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में लेकर के आएंगे। इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 अपॉन 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। तो अब ये हो गया बेटा। अब जो जो गिवन है, अपने को गिवन क्या है पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो गिवन है बेटा अपने को रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ O2, मतलब अपने को जो दिया है रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ O2, ये कितना दिया है बेटा अपने को, ये दिया है 0.5 मोलर पर सेकेंड, है ना। इसका यूज करूंगा मैं। तो अब जिन दो की जरूरत है, फाइंड क्या करना है बेटा, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। तो एक तो मुझे इसकी जरूरत है और दूसरा जो गिवन है उसकी जरूरत है। तो इन दोनों को बस लूं बेटा मैं, बाकी सबको जाने दें हम भाड़ में। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू change in concentration of O2 upon delta T, but this value is 0.5 मोलर पर सेकेंड। और ये हो गया बेटा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन 2 डेल्टा टी। अब 2 उठा करके बेटा उस साइड पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन delta T is equals to 0.5 into 2 which is 1 molar per second। तो ये आ जाएगा बेटा आंसर। वैसे देखो ये ओरल भी अपन कर सकते थे, अगर आप मान लो बेटा एमसीक्यूज के थ्रू ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ओरल भी ये हो ही जाता। कैसे हो जाता, देखो बेटा क्वेश्चन साफ मुझे बता रहा है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 जो है ये बेटा ऑक्सीजन की रेट ऑफ अपेरेंस से डबल है। तो रेट ऑफ अपेरेंस जितना भी दिया है उसको डबल कर दो, सीधा आंसर आ जाता है। मतलब ये तो अपन ने एक सिस्टमैटिक वे में किया, ओरल भी ऐसे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसको भी बेटा नोट करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एक और क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ग्राफ पर बेस्ड बेटा, लेकिन है बहुत सिंपल अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। क्वेश्चन इज फॉर दिस रिएक्शन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 15 सेकेंड। हमारे पास ये कुछ डेटा गिवन है बेटा। ये कंसंट्रेशन ऑफ NH3 है, 5 सेकेंड में थी 0.6, 10 में हो गई 0.4 और 15 में हो गई 0.2। तो रेट बनाना है बेटा। रेट इज इक्वल टू, रिएक्शन देख करके हम समझ जाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। बेटा रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे अपॉन 2 डेल्टा टी। अब ये 2 कहां से आ गया बच्चों, तो आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिसको हम डिवाइड में लिखते हैं। तो अपन यहां पर देखें चेंज इन कंसंट्रेशन, तो देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन लेकिन 5 to 15 सेकेंड में, 5 सेकेंड में कितनी थी बेटा 0.6, 15 में कितनी हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस और अपॉन बेटा 2 इंटू चेंज इन टाइम, 5 to 15 मिनट, कितने 15 सेकेंड, कितने सेकेंड हुए बेटा 10 सेकेंड्स हुए ना। तो ये इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर आ गया आपका। तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 अपॉन 20 और 4/200 लिख सकते बेटा आप, 1/50 मोल पर लीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या पॉइंट में बदल सकते बेटा 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, चाहे ग्राफ हो चाहे कुछ हो, बस अपने को देख करके नहीं डरना है। ज्यादातर होता क्या, बच्चे न्यूमेरिकल देख के ही आधा बेटा देख के ही उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो जरूर आपसे बनेंगे ये।
नहीं नहीं, ये तो निकल गया बेटा, अपन ने 2 कंसीडर करके करे ना, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालना होता तो ये 2 को मैं क्या करता बेटा, 2 को मैं उस साइड ले जाता मल्टीप्लाई में, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस कितना आता, 0.04। क्यों आता समझो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती वो तो सबके लिए होती 1 के लिए, तो ये डबल होगा ना रेट ऑफ रिएक्शन का, सीधे ऐसे ही समझ जाओ आप, रेट ऑफ रिएक्शन के डबल होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के ट्रिपल होगा, है ना। तो इस तरीके से करते हैं, नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। अब यहां पर देखिए सॉरी, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन होती है बेटा। होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में क्या होता है कि हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ प्रेशर के टर्म में भी लिख ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा अपन कि अगर मेरे पास कोई होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन हुई, तो यहां पर हम हेडिंग डाल लेंगे फॉर अ होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। तो ये बात बेटा आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सीखे ही हो कि गैसियस स्टेट के लिए कंसंट्रेशन भी डिफाइन की जा सकती है और प्रेशर भी डिफाइन किया जा सकता है, मतलब उसे हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं बेटा और साथ ही साथ प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन का मतलब होता है जिसके सारे रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो। जैसे बेटा एक अपन रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कोई ए गैस है, N2 मोल ऑफ गैस B reacts with each other and form N3 mole of gas C and N4 mole of gas D। तो इसके लिए बेटा क्योंकि ये होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, तो यहां पर हम जो रेट लिख सकते हैं बेटा, रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of concentration as well as pressure। मतलब बेटा इसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। याद करो हमने पढ़ा था केपी और केसी। केसी बेटा कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा करते थे और केपी लिखा करते थे प्रेशर के टर्म में। कुछ वैसे ही है बेटा। तो अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म में रेट लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, चलिए देखते हैं। कैसे लिखूंगा बेटा, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, और साथ में बेटा N1 जो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया हमने, फिर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन N2 डेल्टा टी। माइनस अब नहीं आएगा बेटा क्योंकि सी आपका क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट तो अब गांव का बच्चा जानता है कि प्रोडक्ट तो टाइम के साथ बढ़ता है बेटा। तो ये इस तरीके से इसके लिए हमने रेट इक्वेशन बना लिए ना। अब देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको हम प्रेशर के टर्म में कैसे बदल सकते हैं। तो बेटा कभी भी कंसंट्रेशन और प्रेशर को रिलेट करना तो आइडियल गैस इक्वेशन आपने सुना होगा, पीवी इज इक्वल टू तो बेटा यहां से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N अपॉन वी आर टी। क्या जाएगा बेटा, N अपॉन वी आर टी, है ना। फिर इसके बाद देखिए N अपॉन वी मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन, आर टी मतलब बेटा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन आर टी। अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना है बेटा तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी। कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखना है बच्चों तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी। कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखना है तो प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी। तो चलिए इसी से अपन आगे बढ़ते, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखूंगा, पी ए अपॉन आर टी अपॉन N1 डेल्टा टी। ये हो जाएगा बेटा प्रेशर ऑफ गैस बी अपॉन आर टी N2 डेल्टा टी। फिर
प्रेशर ऑफ गैस C अपॉन RT N3 डेल्टा T। और बच्चों ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस D अपॉन RT N4 डेल्टा T। सॉरी, अब यहां बेटा RT से आप क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, सीधे बचेगा माइनस PA अपॉन N1 डेल्टा T। RT से सबको मल्टीप्लाई किया, कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस प्रेशर ऑफ गैस B अपॉन N2 डेल्टा T, प्रेशर ऑफ गैस C अपॉन N3 डेल्टा T, प्रेशर ऑफ गैस D अपॉन N4 डेल्टा T। तो इस तरीके से बेटा अपन किसी गैसियस रिएक्शन के लिए, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म में बेटा इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें बेटा, प्रेशर के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जा सकती है और कंसंट्रेशन के टर्म में भी। तो नोट करिए इसे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज, फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन दिस रिएक्शन 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। ये बेटा एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है। अब इसमें बोल रहा है द प्रेशर ऑफ NO falls from 700 to 500 mm of Hg in 250 second. Calculate average rate in ATM second inverse। तो ATM second inverse मतलब बेटा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेना पड़ेगा, और जबकि मोल पर लीटर पर सेकेंड मतलब मुझे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेना होगा। और पहली बात बेटा ATM में चाहिए है, मतलब ये mmHg से मुझे काय में बदलना होगा, पहले ATM में। तो इसको बदल देंगे बेटा अपन, 700 mm ऑफ Hg है, इसको अगर ATM में बदलेंगे तो आपको पता होगा बेटा 1 ATM में होता है 760 mm ऑफ Hg। तो 760 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 70/76 ATM। यहां हो जाएगा अगला क्या था, 500 mm ऑफ Hg, तो इसको भी बदलेंगे बेटा 500 अपॉन 760, ये हो जाएगा 50 अपॉन 76। अभी अपन पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, देखते हैं बेटा शायद आगे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, और नहीं तो आखिरी में डिवाइड तो अपन कर ही लेंगे। तो ये हो गया बेटा। अब अपने को पहले इसके लिए लिखना है रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, माइनस प्रेशर ऑफ NO, चेंज इन प्रेशर ऑफ NO अपॉन 2 टाइम्स चेंज इन टाइम। ये होगा बेटा, देखिए कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर की टर्म में लिए तो क्या होगा, यहां पर NO के लिए ही क्यों लिखे, क्योंकि प्रेशर NO का दिया था, जिसका देगा बेटा उसके लिए लिखेंगे। तो माइनस तो ठीक है, प्रेशर ऑफ NO में क्या चेंज आया, तो चेंज मैंने देखा बेटा, पहले था कितना 700, बाद में कितना हो गया 500, यानी कि 50 अपॉन 76 माइनस 70 अपॉन 76। तो ये तो आ गया चेंज इन प्रेशर अपॉन 2, और डेल्टा T कितना दिया बच्चों 250 सेकेंड। तो अब इसको अपन कर लेंगे सॉल्व। बेटा मैथ्स तो आपकी इतनी अच्छी है, ये फटाफट इसको आप कर ही लोगे। तो क्या आएगा बेटा, R इज इक्वल टू, यह जाएगा 20/76 इंटू 500, ये 0 और गया बेटा, यस और नो, समझ गए बच्चों, है ना। ये हो जाएगा कितना 76 LCM हो जाएगा, तो माइनस का 20 प्लस 20 हो जाएगा अपॉन 500 तो है ही। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये 25 है ना, तो ये आ गया 1 अपॉन 1900, ये आएगा बेटा ATM सेकेंड इनवर्स। 250 सेकेंड था ना, हाँ, ATM सेकेंड इनवर्स। फिर इसके बाद इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसको मूलर में करना है बेटा। तो अपन क्या करें, मूलर में लिखते हैं, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन
2 टाइम्स चेंज इन टाइम। अब बेटा कंसंट्रेशन चाहिए तो मुझे ये, लेकिन कुछ और तो है नहीं बेटा, मुझे एक ही तरीका है कि कंसंट्रेशन को काय में बदलूं मैं, प्रेशर के टर्म में। तो PV इज इक्वल टू NRT, सबको याद है ना। इससे बेटा हम बना सकते हैं P इज इक्वल टू CRT या C इज इक्वल टू P अपॉन RT। तो P अपॉन RT कर लेते हैं बेटा, तो माइनस चेंज इन P अपॉन RT 2 डेल्टा T, ये बन गया अपने पास। तो चेंज इन प्रेशर कितना था, अब भी निकाले बेटा अपन ने, ये तो था माइनस माइनस का डायरेक्ट रख रहा हूं बेटा वैल्यू में, 20 अपॉन 76 इंटू आर की वैल्यू बेटा 8.314 होती है, लेकिन ATM में ले रहे हैं बेटा, ये तो जूल में होती है। ATM में ये वैल्यू होती 0.0821, कितनी होगी 0.0 इंटू 2, और डेल्टा T 250 सेकेंड तो बेटा दिया ही है अपने को, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें, जो भी वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी योर आंसर इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसके आगे का काम आप करिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें बेटा थोड़ा सा एक ध्यान रखें, इसमें अपन ने T की वैल्यू रखना भूल गए थे। आप लोग यहाँ T यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू जरूर रख लेंगे। ये T दिया हुआ है बेटा टेम्परेचर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 300 है, तो ये वैल्यू रखेंगे। आप कैलकुलेशन करना बेटा, आंसर आया होगा आपका 2.1 इंटू 10⁻⁻5 मोलर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से अपन ये काम कर सकते हैं। फिर चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब धीरे धीरे अब हम चैप्टर को आगे लेकर के चल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से आगे की टर्म की तरफ लेकर के चल रहे हैं। यहां पर बेटा अगली बात हम करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसको कहते हैं बेटा हम लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो याद करिए बेटा, आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा ओस्टवाल्ड्स लॉ हमने पढ़ा था। उसके पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास। ये लॉ क्या कहता है बेटा, अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, तो इसके लिए ये लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये गुल्डबर्ग और आगे 2 साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने मिलकर के दिया था। ये बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, अब देखिए कंसंट्रेशन भी बोलते हैं या एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर से सुने बेटा, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of all the reactants present in a chemical reaction। तो यहां लॉ बेटा अपन लिख भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of concentrations of, अब यहां कंसंट्रेशन की जगह बेटा एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। 11th क्लास मैंने आपको एक्टिव मास वगैरह सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। अभी बेटा आगे इसके बारे में और बात करने वाला हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए ये सेम है बेटा, लेकिन यहां कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए। यहां पर क्या आ जाए बच्चों, कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे ये हो जाए N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट, तो बेटा यहां पर क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। मतलब जो
हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा वो पावर में चले जाएंगे, किसकी पावर में? कंसंट्रेशन की पावर में। मतलब आगे और लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर their respective stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। तो इस तरह से बेटा ये होता है क्या आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, लेकिन बाद में देखा गया कि ये तो थ्योरेटिकली सही है, ये जो लॉ है, ये इसका जो बेटा स्टेटमेंट है, ये थ्योरेटिकली बढ़िया है। अगर इसको आगे लिखना चाहें हम तो ऐसा लिखेंगे, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। और बेटा ये हो जाएगा, यहां K जो है ये कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं क्या? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये लॉ में क्या दिक्कत है बेटा? बट दिस लॉ इज ओनली थ्योरेटिकली करेक्ट। करेक्ट मतलब बेटा थ्योरेटिकली करेक्ट तो है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने में ये लॉ कई बार फेल हो जाता है। तो मतलब कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? चेंज करना पड़ेगा। तो इस लॉ में चेंज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसी को हम नाम देंगे क्या? रेट लॉ। क्या बोलेंगे बच्चों उसे हम? रेट लॉ। रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है, चलिए देखते हैं। रेट लॉ कहता है, जैसे हमने लिखा बेटा कोई रिएक्शन थी N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो लिखा वो क्या लिखा था बेटा? अपन ने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1। अब ये बोलता है जरूरी नहीं कि वहां पावर में N1 आएगा, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इज देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देयर शुड बी एनी डिफरेंट नंबर। मतलब बेटा पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आए ऐसा जरूरी नहीं है, यहां कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। अब वो नंबर क्या आएगा ये तो बेटा मैं बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ये हमें पता चलता है कब? जब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन की किस पावर के साथ वेरी कर रही है। तो मान लेते हैं बेटा N1 की जगह कोई डिफरेंट नंबर आ गया, यहां M। क्या नंबर आ गया बेटा? M। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2 की जगह कोई डिफरेंट नंबर आ गया N। ठीक है ना? तो ये जो बनता है बेटा, दिस इज द रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें M जो है, M को हम क्या बोलेंगे? M बोलेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मत बोल देना, आप बोलो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि A के पावर में आए तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। N क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है ना? B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो बेटा M प्लस N अगर कर दें हम तो ये होगा नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कहलाएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी बात अभी मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, आगे चल करके हम इसको डिफाइन भी करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले
हमें कुछ और चीजें पढ़नी होंगी उसके लिए। तो आप यहां तक बेटा अच्छे से प्रॉपर रिवाइज करिए घर जाकर के, फिर अपन आगे की अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और बहुत अच्छी अच्छी नई नई बातें समझेंगे।